हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की गौतम एक बार फिर से नालंदा आईएएस की इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कल जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी तो उसमें थोड़ी आवाज़ की दिक्कत थी। तो मैंने कोशिश की है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। देखिए, नालंदा आईएएस का प्रत्येक सदस्य कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट्स करके नहीं बता रहे हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के माध्यम से, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था, काफ़ी अच्छे इसमें पॉइंट्स थे। थोड़ी आवाज़ की दिक्कत थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला जो मैंने एक नया प्रयास करने की कोशिश की है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने अलग अलग टॉपिकों से ले उठाए हैं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट कबीरदास की भाषा है। देखिए, कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी उसको कह सकते हैं, पंचमेल खिचड़ी। तो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी इसको क्यों कहते हैं? देखिए, कबीरदास की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, इन भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। कबीरदास की रचनाओं में इन 5 भाषाओं के जो शब्द हैं उनका कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट्स देखिए, विश्व हिंदी दिवस। अगला पॉइंट है आपका विश्व हिंदी दिवस। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 को 10 जनवरी से इसका आयोजन हुआ था, 10 जनवरी को। तो तभी से ये दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन 1975 से ये दिवस प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाता। कभी कभी इस दिवस का जो है आयोजन किया जाता रहा है समय समय पर, लेकिन लगातार अगर आपसे प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि लगातार ये दिवस कब से मनाया जाता है, तो लगातार जो इस दिवस का प्रारंभ हुआ वो 2006 से। तो लगातार ये दिवस, विश्व हिंदी दिवस लगातार जो मनाया जाता है वो 2006 से मनाया जाता है। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ। अगला जो पॉइंट है वो पत्रों के प्रकार है। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के माध्यम से अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट है। तो पत्रों के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पत्र होता है आपका औपचारिक होता है, इसको अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा जो पत्र होता है अनौपचारिक पत्र होता है, इसको अनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इतना डीप तो नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ इन पॉइंटों के बारे में। तो सबसे पहला जो औपचारिक पत्र होता है, देखिए औपचारिक पत्र यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता है। देखिए, इन पत्रों में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र आदि पत्रों को शामिल किया जाता है। यानी जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता है उन लोगों के साथ यह पत्राचार किया जाता है। नंबर 2 जो पत्र है अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों को अंग्रेजी के माध्यम से अनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। देखिए, यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिन व्यक्तियों के साथ हमारा व्यक्तिगत या फिर निजी संबंध होता है। देखिए, इन पत्रों में विवाह पत्र आ जाता है, जन्मदिन पत्र आ जाता है, माता पिता बहन सगे संबंधियों को जो पत्राचार किया जाता है उन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र की संज्ञा देंगे। अगला जो पॉइंट है, इन पत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दावली। देखिए, पत्रों से संबंधित जो मैंने आपको पॉइंट्स लिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो आपके सामने पत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दावली है। तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्सों को जिसमें आपसे अंग्रेजी के माध्यम से पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लो कि औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो फॉर्मल लेटर कहा जाता है इसको। अनौपचारिक पत्र को अनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। सरकारी पत्र को हम शासकीय पत्र भी बोलते हैं, तो इसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। अर्ध सरकारी पत्र
अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट्स वीओ के माध्यम से बहुत मोस्ट हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी से। तो अगला जो पॉइंट है कार्यालय, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर कहा जाता है। कार्यालय ज्ञापन को ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है संकल्प, संकल्प को हम रिजुलेशन बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है अनुस्मारक, अनुस्मारक को हम रिमाइंडर बोलते हैं, मोस्ट है। प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस कम्युनिक बोलते हैं। पृष्ठांकन को इंडोर्समेंट कहा जाता है। कहीं ना कहीं आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। परिपत्र को सर्कुलर बोला जाता है, मोस्ट है। निविदा को टेंडर बोला जाता है। एग्जाम की दृष्टि से दोनों पॉइंट मोस्ट है। अगला पॉइंट सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद, देखिए दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है इससे, सर्वनाम के कुल भेद या फिर सर्वनाम के भेद या मूल सर्वनाम। तो सर्वनाम के अगर कुल भेद की मैं बात करूं, कुल भेद अगर आ जाए तो कुल भेद भी सर्वनाम के 6 होते हैं या फिर भेद सर्वनाम के 6 होते हैं। देखिए मूल सर्वनाम, एक विपरीत प्रश्न अगर बनता है परीक्षा में मूल सर्वनाम, तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं। जान लेते हैं इन सर्वनामों के बारे में। देखिए जो सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। तो थोड़ा सा मैं आपको इन पॉइंटों के बारे में मौखिक रूप से बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सर्वनाम की। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम जो होते हैं सब नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि, ये शब्द सर्वनाम हैं। देखिए सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। अर्थात मैं कह सकता हूँ सबका नाम। ये जो शब्द होते हैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं, हर व्यक्ति इनका प्रयोग अपने लिए करता है, इसलिए सबका नाम होते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर के सबका नाम होते हैं, अर्थात सर्वनाम होते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं बात करूं, जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात को कहता है उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये जितने भी सर्वनाम हैं ये उत्तम पुरुष हैं। ठीक है, अभी यूपी ट्रिपल की परीक्षा में पूछा गया कि मैं सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा, तो प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मैं सर्वनाम का जो बहुवचन रूप है हम हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है। तो मध्यम पुरुष यानी बात को सुनने वाला, यानी जो श्रोता होता है वाक्य में, उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये जितने भी सर्वनाम हैं स्त्री पुरुष के स्थान पर के नाम के बदले आने वाले जो सर्वनाम हैं आपके, ये मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष में वह, वे, ये, वह, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उन्हें, उनको, ये जो जितने भी शब्द होते हैं या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष में आ जाता है। अगले पॉइंट्स की मैं बात करूं, जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चित संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उन सर्वनामों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार का होता है। एक तो देखिए
निकट की वस्तुओं का बोध कराता है, एक दूर की वस्तुओं का बोध कराता है। देखिए निकट की वस्तुओं का बोध कराने के लिए निकटवर्ती सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, दूर की वस्तुओं का बोध कराने के लिए दूरवर्ती सर्वनाम। तो ये सर्वनाम आपके अगर निकट की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए तो यह एक वचन में है तो यह का प्रयोग, बहुवचन में है तो ये का प्रयोग। दूर की वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए वह एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका बहुवचन जो शब्द बनेगा वो वे शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो अगला पॉइंट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यानी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, उन सर्वनामों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम कोई और कुछ जो सर्वनाम है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हम पॉइंट्स की बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगला जो पॉइंट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो जो हमारा निजवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम वैसे तो आप होता है, इसके विपरीत अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, इन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में है तो निजवाचक सर्वनाम है। अगले पॉइंट की बात करूं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है जिन सर्वनामों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है वाक्य में, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के भेद तो नहीं होते हैं सर्वनाम, इन सर्वनामों के चिन्ह होते हैं जो और सो। जो सो का प्रयोग अगर आपको वाक्य में देखने को मिले तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। देखिए अगला पॉइंट है आपका मूल सर्वनाम। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ये जो मूल सर्वनाम होते हैं, यानी कह सकते हैं जो सर्वनामों की जड़ है उसको मूल सर्वनाम कह सकते हैं हम। मूल सर्वनाम मैं है, आप है, यह, वह, कुछ, क्या, जो, सो, तू, कौन, कोई, ये जो सर्वनाम होते हैं आपके ये मूल सर्वनाम होते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं इनको। मैं, आप, यह, वह, कुछ, क्या, जो, सो, तू, कौन, कोई, ये जितने भी सर्वनाम हैं ये मूल सर्वनाम हैं। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। तो अगला जो पॉइंट है पर्यायवाची, साथ साथ में आपको वॉकेब का भी मैं आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ। तो वॉकेब में सबसे पहला पॉइंट पर्यायवाची मैंने लिया है। तो पर्यायवाची पेड़ के आज पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। देखिए पेड़ का जो पर्यायवाची होता है सबसे पहले रुख होता है, उसके बाद में वृक्ष होता है, गाछ होता है, तरु होता है, दरख्त होता है, पादप होता है, बिटप होता है, दुरुम होता है, बूटा होता है, पुष्पक होता है, पर्णी होता है। तो ये सभी मोस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें आप लोग हमें, जिससे आने वाली अच्छी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।